स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लॉजिक टेक लर्निंग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एल्गोरिथम एनालिसिस की टेक्निकल टर्म्स के मीनिंग्स और डिटेल में कि एक्चुअली क्या होता है। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वालिटी पैरामीटर्स और ये तीनों केसेस को अच्छे से जान लिया था कि इनका क्या मीनिंग है। आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज ग्रोथ रेट, टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आता है विच इज कॉल्ड टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ। इसे भी आज हम जानेंगे कि ये क्या होता है। और एसिम्प्टोटिक नोटेशंस में जैसे बिग थीटा, बिग ओमेगा, बिग ओ, ये सारे नोटेशंस के बारे में जानेंगे कि एक्चुअली क्या है और क्यों यूज हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट कि जिन लोगों ने इसकी प्रीवियस वाली वीडियो नहीं देखी है, यानी एल्गोरिथम एनालिसिस का पार्ट 1 नहीं देखा है, वो पहले वो वीडियो देख लें, क्योंकि उसके बिना आपको ये तीनों टर्म समझ में नहीं आएंगी। और अगर आपको ये तीनों टर्म समझ में नहीं आ रही है तो आपको इन कॉन्सेप्ट्स को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो जिन्होंने वो वीडियोस देख लिए हैं, जिनका ये बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस का जो टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर है कॉन्सेप्ट, उनके साथ आगे बढ़ते हैं। तो आ रहे हैं अपने पहले कॉन्सेप्ट पे, विच इज ग्रोथ रेट। लेमन्स लैंग्वेज में जान लेते हैं ग्रोथ रेट का मतलब क्या है। देखिए, जब भी आप किसी एल्गोरिथम को यूज करते हैं तो इनपुट के हिसाब से उसका जो है नंबर ऑफ ऑपरेशंस बढ़ना लाजमी है, यानी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो जब आप इसकी डेफिनेशन जानेंगे तो ये डेफिनेशन भी आपको यही बताएगी। ग्रोथ रेट नापता है किस रेट पे, यानी किस तेजी से ऑपरेशंस जो है बढ़ेंगे किसी एल्गोरिदम के। अब ऑपरेशंस कैसे बढ़ सकते हैं? इनपुट साइज की वजह से। तो पहले आप डेफिनेशन को दिमाग में रखें कि ग्रोथ रेट क्या है। एक तरीका है जिससे हम नापते हैं कि किसी भी एल्गोरिदम के ऑपरेशंस कितनी तेजी से बढ़ेंगे उसका इनपुट बदलने पे। अब इसका एग्जांपल जान लेते हैं कि ऑपरेशंस कैसे बढ़ सकते हैं। मान लीजिए आपने एक एरे बनाया है जिसमें आपने अभी तक सिर्फ दो ही वैल्यूज इनपुट करी हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने एक नंबर इनपुट किया है 5, और आप ढूंढ कर बताइए कि वो इस एरे में है या नहीं, तो आपको दो ही कंपैरिजन करने पड़ेंगे राइट नाउ, क्योंकि आपके पास अवेलेबल नंबर जो है वो दो ही है। आप इन दोनों में चेक करेंगे और बोलेंगे कि ये नंबर इसमें हमें नहीं मिला, यानी फटाफट से आपका जो है काम खत्म हो जाएगा। लेकिन इसी सेम सिचुएशन में अगर इस एरे में दो की जगह चार एलिमेंट्स होते तो आपको दो की जगह चार कंपैरिजंस करने पड़ते हैं, यानी चार प्लेसेस पे जाके चेक करना पड़ता कि जो नंबर आपसे पूछा जा रहा है वो कहीं है। अब मान लीजिए इसी तरह चार की जगह इसमें 10 वैल्यूज होती, तो इसका मतलब है आपको 10 बार कंपैरिजन करने पड़ते। तो आप समझ रहे हैं? अगर मैंने जब ये प्रोग्राम लिखा होगा लीनियर सर्च परफॉर्म करने का, तब तो मैं अलग अलग नहीं लिखूंगी, तब तो मैंने यही लॉजिक लिखा होगा कि एरे की 0th पोजीशन से स्टार्ट करना और उसकी लास्ट पोजीशन तक जाना और कंपैरिजन कर लेना। अब बाय लक शुरुआत में आपके एरे में दो ही एलिमेंट थे, तो 0 से लास्ट पोजीशन तक दो ही पोजीशन हुई चेक करने के लिए। लेकिन अगर आपका एरे 100 एलिमेंट्स का हो जाता है तो 0 से 99th इंडेक्स तक चेक करने में आपको 100 कंपैरिजंस करने पड़ेंगे। तो ये होता है कि आपके इनपुट साइज की वजह से आपके ऑपरेशंस कैसे बदल सकते हैं। आपने तो एक सीधा साधा लॉजिक लिखा था कि एक एरे के सारे एलिमेंट्स को चेक कर लेना। लेकिन अगर यूजर ने ही एरे में 10 की जगह 100 एलिमेंट इनपुट कर दिए हैं, तो आपको 100 कंपैरिजन करने पड़ेंगे। तो अब आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि रेट ऑफ ऑपरेशंस यानी ऑपरेशंस के नंबर कैसे इंक्रीज हो सकते हैं। हमारे इनपुट के हिसाब से इंक्रीज हो जाते हैं लाइक दिस। तो इसी को हम कहते हैं ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट कहता है कि अभी अगर आपने छोटा सा इनपुट दिया है तो आपके एल्गोरिदम को कुछ ही कंपैरिजन परफॉर्म करने पड़ रहे होंगे या कुछ ही ऑपरेशन परफॉर्म करने होंगे। पर जैसे जैसे आपका इनपुट बड़ा होगा वैसे वैसे ये नंबर ऑफ कंपैरिजंस भी जो है बढ़ते चले जाएंगे। इसी वजह से हम एक चीज को जो है मेजर करते हैं, वो है ग्रोथ रेट, कि इनपुट बढ़ाने के साथ साथ आपकी एल्गोरिदम में ये नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितना बढ़ेंगे। अब इसी में एक बहुत अच्छी बात और आ जाती है। एक कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है, कांस्टेंट टाइम। कांस्टेंट टाइम कहता है अगर आपने एक ऐसी एल्गोरिदम लिखी है जिसमें आप कैसा भी इनपुट डाल लें, नंबर ऑफ ऑपरेशंस कभी चेंज ही नहीं होंगे, तो ऐसी एल्गोरिदम के टाइम को यानी ग्रोथ रेट को हम कहते हैं O1। ये 1 दिखाता है कि ये 1 जो है ये कांस्टेंट है, और इस एल्गोरिदम में आप कैसा भी इनपुट डाल लो, नंबर ऑफ ऑपरेशंस कभी इंक्रीज नहीं होंगे। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है, आपको कोई ऐसी एल्गोरिदम मिल जाती है, तो हम कहते हैं इसका जो ग्रोथ रेट है वो कांस्टेंट टाइम का यानी O1 का है। ये आप ध्यान रखें, इसे आप एज एग्जांपल भी बता सकते हैं कभी अगर आपसे पूछा जाए। अच्छा, इस O1 के अलावा, क्योंकि ऐसी तो बड़ी कम एल्गोरिदम्स आपको मिलेंगी कि कितना भी इनपुट बढ़ा लीजिए हमेशा ग्रोथ रेट कभी बढ़ेगा ही, ऑपरेशंस कभी बढ़ेंगे ही नहीं, 1 ही रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि मैंने एक एरे बनाया है और मैंने एक एल्गोरिदम लिखी है, जो एल्गोरिदम मुझे क्या करती है, एरे का फर्स्ट एलिमेंट पढ़ के रीड करके स्क्रीन पे प्रिंट करा देती है क्या है। अब इस एल्गोरिदम का काम क्या है, एरे का सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट रीड कराना। अब आपके इनपुट से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे 10 एलिमेंट का एरे बनाए चाहे 100 एलिमेंट्स का एरे बनाए।
इस एल्गोरिदम का काम है सिर्फ पहला वाला जो एलिमेंट है उसको रीड करके आपको स्क्रीन पे दिखा देना। तो इससे क्या हुआ, आपके इनपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये तो हर बार बस पहला एलिमेंट रीड करेगी और आपको बता देगी, तो इसका जो है नंबर ऑफ ऑपरेशंस नहीं इंक्रीज होगा। आप कितना भी एरे में एलिमेंट्स के नंबर इंक्रीज कर लीजिए। तो इस तरह की एल्गोरिदम जब सामने आ जाती है तो उसे हम कहते हैं कांस्टेंट टाइम एल्गोरिदम है ये। इसके ऑपरेशन जो है टाइम के साथ नहीं बढ़ रहे हैं। तो ऐसी तो बड़ी कम एल्गोरिदम्स हमें मिलती हैं। इसके अलावा बाकी जितनी भी हमें कॉमनली एल्गोरिदम्स दिखती हैं, उनके इनपुट के साथ-साथ ऑपरेशंस जो है बढ़ते चले जाते हैं। तो कुछ कॉमन ग्रोथ रेट है जो आपको कई एल्गोरिदम्स के लिखे हुए मिलेंगे। आपको इनकी कैलकुलेशंस जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये हम जब फर्दर रिसर्च वर्क करते हैं तब हमें इन्हें डिराइव करना पड़ता है। सिर्फ आप एग्जाम्पल्स याद रखें कि हर एल्गोरिदम जो है वो कांस्टेंट टाइम की नहीं होगी। कुछ एल्गोरिदम्स जो है जिनका ग्रोथ रेट ओ एन हो सकता है। अब ये एन क्या हो सकता है? जैसे मान लीजिए आपने कहा कि मुझे एक एरे में नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करने होते हैं। तो अगर आज आपने एरे में एक ही एलिमेंट रखा है तो आपको एक ही सर्च चलाना पड़ेगा एक ही इंडेक्स पे आने के लिए। कल को आप दो एलिमेंट रख देते हैं तो आपको दोनों पे जाना पड़ेगा काउंट करने के लिए। तीन रख देते हैं तो तीन पे जाना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं एन, एन का मतलब है अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने बढ़ा रही हूँ, एल्गोरिदम के ऑपरेशंस भी उतने ही बढ़ते जा रहे हैं। अगर एक एलिमेंट है तो एक को पढ़ना पड़ रहा है, दो है तो दो पढ़ना पड़ रहा है, तीन है तो तीन पढ़ना पड़ रहा है। तो इसी को कहते हैं एन टाइम वाला ग्रोथ रेट, कि जितना इनपुट आप बढ़ा रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्टली उसी रेट से जो है आपका नंबर ऑफ ऑपरेशंस भी बढ़ रहा है। इसी तरह और कई मैथमेटिकल टर्म्स जो हैं वो ग्रोथ रेट में होती हैं। जैसे जरूरी नहीं है आपकी जो एल्गोरिथम है वो एन रेट से ही बढ़े, हो सकता है वो ओ लॉग एन रेट से बढ़ रही हो। ये ओ जो है ये हम नोटेशन के लिए दिखाते हैं, ये हम अभी आगे सीखेंगे कि ये क्या है। ये है आपका ग्रोथ रेट। तो आपकी एल्गोरिथम का जो ग्रोथ रेट है वो लॉग एन हो सकता है, इसे हम कहते हैं लॉगरिथमिक ग्रोथ रेट। एन लॉग एन हो सकता है, इसे कहते हैं लॉग लीनियर। एन स्क्वायर हो सकता है क्वाड्रेटिक। एन क्यूब हो सकता है क्यूबिक। ये दोनों जो है मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल अच्छे समझ में अपने आप ही आ गए होंगे कि अगर आपने कहा है कि मैं एरे में दो एलिमेंट लगाती हूँ तो आपके नंबर ऑफ ऑपरेशन जो है वो एन स्क्वायर यानी दो का स्क्वायर यानी चार बन जाएंगे। अगली बार अगर आपने चार एलिमेंट रख दिए एरे में तो चार का स्क्वायर 16 ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ जाएंगे, और बिल्कुल यही क्यूब के लिए हो रहा होगा। तो ऐसा भी कुछ हो सकता है कि ग्रोथ रेट इस तरह हो रहा हो, या फिर पॉलिनोमियल और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी हो सकती है। आपको इनके मैथमेटिकल डेप्थ में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है कि इस तरह से जो है ग्रोथ रेट एल्गोरिदम्स के हो सकते हैं। यहाँ पे एक मैंने अभी दिखा दिया है, आप चाहें तो इसे एक बार ऐसे थोड़ा सा मेमोराइज कर सकते हैं, ताकि इन जनरल जब आप कोई दो एल्गोरिदम का एनालिसिस कर रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो, और मान लीजिए किसी एल्गोरिदम का आपको बोला जाए कि हमारे पास एक एल्गोरिदम है जिसका ग्रोथ रेट है एन की पावर एन, और बोला जाए हमारे पास एक एल्गोरिदम है जिसका ग्रोथ रेट है एन, और आपको बोला जाए बताइए इसमें से कौन सी एल्गोरिदम बेटर है। तो ये जो है ये आपको यहाँ पे दिखा रखा है कि कौन सा वाला जो ग्रोथ रेट है वो कम होता है और उससे ग्रेटर क्या होता है। जैसे लॉग लॉग एन सबसे कम होता है, उससे ज्यादा बड़ा होता है लॉग एन, उससे ग्रेटर होता है एन, फिर एन लॉग एन, फिर एन, फिर एन स्क्वायर। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी ये याद है तो आप यहीं से देख के बता देंगे कि एक एल्गोरिदम का तो एन है ग्रोथ रेट, और एक का जो है वो एन की पावर एन है। तो आपको दिख रहा होगा डेफिनेटली एन की पावर एन तो इस हायरार्की में बहुत बड़ा है एन से। तो आप कहेंगे ये वाली जो है ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती होगी, एल्गोरिदम आगे जाके बहुत ज्यादा ऑपरेशंस बढ़ जाते होंगे, इसके कंपैरेटिवली कम ही बढ़ेंगे। तो ये वाली हमें ठीक लग रही है। तो ये जो आपको दिखाया है यहाँ पे कि किसका ग्रोथ रेट किससे ज्यादा होता है वो इसीलिए दिखाया है। वैसे आप मैथमेटिकल टर्म्स में खुद भी निकाल के देख सकते हैं, बट इतना हमारे पास टाइम नहीं होता है कोड वगैरह करते समय, तो हम एक जनरल इसको याद रख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट लिखे हैं, ये आप याद रखें। अगर लोअर ग्रोथ रेट है तो एल्गोरिदम फास्ट और मोर स्केलेबल होगी डेफिनेटली। अगर आप कह रहे हैं कि मैं दो एलिमेंट रखूं और मेरा ग्रोथ रेट जो है वो एन है, यानी दो एलिमेंट रखने से दो ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ते हैं, तो ठीक है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि एन क्यूब है ग्रोथ रेट, कि अगर मैं दो एलिमेंट रखूं तो ऑपरेशन जो है वो टू का क्यूब यानी आठ हो जाते हैं, तो ये तो डेफिनेटली गड़बड़ है। किसी में दो रखने से आपको दो ही ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ रहे हैं, किसी में दो रखने से आठ करने पड़ रहे हैं, तो आप तो डेफिनेटली इसी वाले को प्रेफर करेंगे। तो ये यही कह रहा है कि जितना लोअर होगा ग्रोथ रेट उतनी फास्ट और स्केलेबल एल्गोरिदम होगी। स्केलेबल यानी कि जिसको जितना ज्यादा एक्सपैंड किया जा सकता है। आज 100 यूजर्स के लिए बढ़िया चल रही है, कल 500 यूजर्स के लिए भी अच्छी चल सकती है। हाइयर अगर होगा ग्रोथ रेट उतनी ही एल्गोरिदम जो है स्लोअर होगी और लेस एफिशिएंट होगी बड़े इनपुट्स के लिए। क्योंकि अगर आपका ग्रोथ रेट हाइयर हो जाता है, जैसे आप एन क्यूब को ही देख लीजिए, आप कहें कि मैंने इनपुट में 5 डाल दिया है, तो एन क्यूब का मतलब है 5 का क्यूब यानी 125। पांच एलिमेंट डालते ही आपको 125 ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे, तो ये तो बड़ा हाइयर ग्रोथ रेट हो गया। तो जितना हाइयर ग्रोथ रेट होगा उतनी स्लो होगी आपकी एल्गोरिदम और लेस एफिशिएंट होगी। जितने बड़े इनपुट आप उस एल्गोरिदम में डालते जाएंगे उतना ही जो है कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाएगी ऑपरेशंस की। तो इसीलिए आपको ये मंत्रा जो है याद रखना है
कि लोअर ग्रोथ रेट जिस एल्गोरिदम का होता है उसी एल्गोरिदम की स्केलेबिलिटी बेटर होती है, क्योंकि ये एल्गोरिदम जो है जिसका ग्रोथ रेट एन क्यूब था, वो 5 के इनपुट पे ही 125 ऑपरेशन पे पहुंच गई थी। अगर इसी की जगह एन क्यूब की जगह इसका ग्रोथ रेट एन होता, तो ये 125 ऑपरेशंस पे कब पहुंचती? जब मैं 125 इनपुट्स डालती तब 125 ऑपरेशन परफॉर्म करती। तो इसकी डेफिनेटली कैपेसिटी ज्यादा है। ये तो 125 ऑपरेशंस परफॉर्म कर पा रही है, तब इस लेवल पे पहुंची थी। और ये वाली जो है कि 5 ऑपरेशन परफॉर्म करते इस लेवल पे पहुंच गई। तो इसीलिए आपको ये वाली जो बात है ये बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। जितना लोअर ग्रोथ रेट होगा उतनी ही बेटर स्केलेबिलिटी होगी, यानी उतना ही बढ़ाया जा सकेगा आपके एल्गोरिदम के काम को, कि आज 5 इनपुट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कल 5000 इनपुट के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ये है ग्रोथ रेट का फंडा। आगे बढ़ जाते हैं। इसके आगे बस ये छोटी छोटी सी टर्म्स है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपको एक एक लाइन में समझ में आ जाएगा। देखिए, क्योंकि अगर आपको ग्रोथ रेट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, तो ये 3 टर्म आपको समझने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। देख लेते हैं 3 टर्म क्या कह रही है। पहला पार्ट कहता है कि अभी हम जो है यहाँ पे डिस्कस करके आए हैं कि ग्रोथ रेट का मतलब है जितना आप इनपुट बढ़ाएंगे उतना नंबर ऑफ ऑपरेशन जो है बढ़ते चले जाएंगे। 5 इनपुट करेंगे तो 125 ऑपरेशन हो जाएंगे, 10 इनपुट करेंगे तो 1000 ऑपरेशन पे पहुंच जाएंगे। तो ये जो ऑपरेशन है, जब ये बढ़ रहे हैं, तो ये जब ऑपरेशन बढ़ेंगे तो ये क्या करेंगे हमारे कंप्यूटर में? ये खराब करेंगे हमारा टाइम और स्पेस। ये टाइम वाली जो बात है ये हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि टाइम का मतलब जो है सेकेंड्स नहीं होता है। एल्गोरिथम एनालिसिस में हम टाइम को कभी सेकंड्स में नहीं नापते हैं, हम नंबर ऑफ ऑपरेशंस में नापते हैं। अगर किसी के ऑपरेशंस 125 है तो हम कहते हैं कम टाइम ले रही है, किसी के 1000 ऑपरेशन है तो हम कहते हैं इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा टाइम ले रही है। तो हम कहते हैं कि जैसे ही ऑपरेशन बढ़ते हैं ग्रोथ रेट की वजह से, तो एक तो हमारा खराब हो जाता है टाइम, ज्यादा टाइम लेने लग जाती है आपकी एल्गोरिथम एग्जीक्यूट होने में, और साथ में ज्यादा लेने लग जाती है स्पेस, क्योंकि इसको 125 ऑपरेशंस एग्जीक्यूट करने के लिए मान लीजिए 2 एमबी की जरूरत पड़ रही होगी, वहीं पे इसे 1000 ऑपरेशंस एग्जीक्यूट करने के लिए कम से कम 10 एमबी की तो जरूरत पड़ रही होगी। तो ज्यादा स्पेस खराब करने लग जाती है। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि ग्रोथ रेट जो बताता है आपको कि नंबर ऑफ ऑपरेशन जो है इंक्रीज होते हैं, तो इससे क्या होता है, जैसे नंबर ऑफ ऑपरेशन इंक्रीज होते हैं तो आपकी एल्गोरिथम यानी आपके प्रोग्राम का क्या हो जाता है, टाइम और स्पेस जो है बढ़ने लग जाता है। इसी को हम कहते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो अगर हम मेजर मेजर जाने कि इन दोनों टर्म्स का क्या मतलब है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है वो रेट जिस पर आपकी एल्गोरिदम का जो है टाइम कंजम्पशन बढ़ रहा है, जैसे जैसे आप इनपुट बढ़ा रहे हैं। कि आपने 2 इनपुट बोले थे तो इसको 4 ऑपरेशंस में इसने खत्म कर दिया था। आपने 8 इनपुट बोले तो ये 16 ऑपरेशंस में खत्म कर पा रही है। आपने 10 इनपुट बोले, ये 20 ऑपरेशंस में खत्म कर पा रही है। तो ये जो बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है आपके एल्गोरिदम का टाइम। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यही होता है। ये कहता है कि जैसे जैसे आप इनपुट बढ़ाते हैं, उस तरह से इनपुट के साथ साथ कैसे कैसे आपके एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट करने का टाइम किस तरीके से जो है बढ़ता चला जा रहा है, उसी को नापते हैं हम, और उसी चीज को कहते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। यानी किस रेट से जो है आपका टाइम बढ़ रहा है इनपुट बढ़ाने पे। अब बिल्कुल यही बात स्पेस पे अप्लाई होती है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कहती है कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए, यानी इस वर्ड का मतलब है, हम नापते हैं कि आपके एल्गोरिदम में आप जैसे जैसे इनपुट बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे ये एल्गोरिदम कितनी मेमोरी और खाती चली जा रही है आपके कंप्यूटर की। जैसे आप कहते हैं 2 ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करने में मुझे 4 एमबी लग रही थी। अब आपने कहा मैं 4 ऑपरेशंस कर रही हूँ या 4 इनपुट जो है दे रही हूँ, तो अब मुझे 8 एमबी यूज हो रही है मेरे कंप्यूटर की। मैं 12 ऑपरेशंस दे रही हूँ तो 24 एमबी यूज हो रही है। तो ये जितना जितना स्पेस बढ़ता चला जा रहा है इनपुट के साथ साथ, ये आपके इनपुट बढ़ रहे हैं, इनपुट की वजह से ज्यादा ज्यादा स्पेस जो है ये खाती चली जा रही है आपके कंप्यूटर में। इसी रेट को नापना कि किस तेजी से जो है इसकी स्पेस कंजम्पशन बढ़ रही है आपके प्रोग्राम में, इसी मेजरमेंट को हम कहते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो आई होप ये दोनों टर्म्स का मतलब जो है बिल्कुल क्लियर है। इन्हीं से निकल के तीसरी टर्म आ जाती है टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ। ये बड़ा कॉमन कॉन्सेप्ट है और बड़ी आसान भाषा में यहाँ लिखा है और है भी आसान जानना। टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ कहता है कि एक प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में ऐसा आपके साथ बहुत बार होगा, मेजरली हमेशा ही होगा, कि अगर आप टाइम को कम करने की कोशिश करेंगे तो स्पेस जो है बढ़ता चला जाएगा, स्पेस का रिक्वायरमेंट, एंड वाइसा वर्सा। यानी अगर आप कहेंगे कि मैं चाहती हूँ कि कोई एल्गोरिदम अभी एक्स अमाउंट ऑफ टाइम में जो है परफॉर्म हो पा रही है, अब आप कहते हैं कि मैं चाहती हूँ कि ये एल्गोरिदम एक्स में नहीं x/2 यानी इसके आधे टाइम में ही परफॉर्म हो जाए, यानी तेजी से, दुगनी तेजी से परफॉर्म हो जाए। तो आपसे कहा जाएगा कि आप कंप्यूटर में स्पेस डबल कर दीजिए। आप अभी जो है आपने y स्पेस दे रखा है इस एल्गोरिदम को मेमोरी में, अगर आप इसे 2y स्पेस दे देंगे तो ये और तेजी से काम करेगी। ये बिल्कुल सीधी सी बात है। आप ऐसे समझिए कि जैसे अभी आप एक ऐप चलाने की कोशिश कर रहे हैं अपने फोन में, और आपके फोन में जो है 4 जीबी की रैम है,
तो ये ऐप क्या है, बड़ी स्लो चलती है, स्लो खुलती है, मान लिया एक्स टाइम ले लेती है खुलने में। कल को आपने एक फोन ले लिया जिसमें 8 GB की रैम है, अब आप चाहते हैं कि ऐप तेजी से खुले, बिल्कुल तेजी से खुलेगी, क्योंकि अब ये एक्स टाइम में खुल रही थी, तो अब ये x/2 यानी उसके आधे टाइम में ही खुल जाएगी। लेकिन क्यों खुल जाएगी? क्योंकि अब आपने स्पेस बढ़ा दिया है। पहले आप 4 GB की स्पेस दे रहे थे उसे, अब उसे 8 GB की स्पेस मिल गई है। तो इसी को कहते हैं टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ, कि अगर आप किसी एल्गोरिदम के एग्जीक्यूशन का टाइम कम करने की कोशिश करते हैं, तो आप उसका टाइम तो कम कर देंगे, पर उसकी स्पेस रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, फिर वो आपके कंप्यूटर में ज्यादा स्पेस लेने लग जाएगी। और बिल्कुल इसका उल्टा भी होता है, कि अगर आप कहते हैं कि मेरे कंप्यूटर में जो है अभी फिलहाल मेरी रैम में 4 GB स्पेस ही बची हुई है, इससे ज्यादा मैं अपने इस एल्गोरिदम को रन करने के लिए नहीं दे सकती, तो हम कहते हैं ठीक है, 4 GB स्पेस में जो है एल्गोरिदम को रन करा करा लो, एक्स टाइम लग जाएगा। अब आप कहते हो कि नहीं, 4 नहीं, मैं चाहती हूँ ये बस 2 GB स्पेस ही यूज करे, तो ये कहेगा कि ठीक है, फिर टाइम जो है वो दुगना लगेगा। यानी अगर आप टाइम कम करने की कोशिश करेंगे, तो स्पेस की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। अगर स्पेस कम करने की कोशिश करेंगे कि कम स्पेस में एल्गोरिदम जो है चल जाए, तो फिर टाइम बढ़ जाएगा, उसे देर लगेगी होने में। बस इसी को कहते हैं टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ, कि जब आप एक पैरामीटर को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं, तो दूसरा पैरामीटर जो है वो अपने आप कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो अगर आप ज्यादा मेमोरी यूज करेंगे, तो टाइम कम हो जाएगा, अगर कम मेमोरी यूज करेंगे, तो टाइम बढ़ जाएगा फिर। तो आई होप ये सबको क्लियर हो गया अच्छे से। आगे बढ़ जाते हैं और आ जाते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, जो कि है एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। इसमें से आपसे कभी भी एकदम मेजर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बट ये एक साइड टॉपिक है जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपको बार बार जो है देखने को मिलेगा नोटेशंस की फॉर्म में। तो देखिए, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस क्या है? कुछ नहीं है, ये बस कुछ सिंबल्स होते हैं। ये सिंबल क्या करते हैं, क्योंकि आप ये जो बात कर रहे हैं ना कि टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कुछ होती है, उसे हम इस रेट पे नापते हैं, तो आपको एक मैथमेटिकल तरीका पता होना चाहिए, साइंटिफिक तरीका होना चाहिए कि इसको कैसे लिखा जाए, वर्ड्स में कैसे लिखकर बताएं कि कैसे टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, कितनी है, हमने जो मेजर किया ये क्या है। तो इसको बस मैथमेटिकल यानी साइंटिफिक वे में लिखने का जो तरीका है, जो सिंबल्स यूज किए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। क्यों हम यूज कर रहे हैं? जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए, एक बच्चा है जो बड़ी तेज भाग रहा है, दूसरा बच्चा है जो ये भी तेज ही भागता है, लेकिन इस वाले से थोड़ा सा कम तेज भागता है, यानी ये वाला जो है तेज भागता है सबसे। तो आप क्या कहते हैं, इन्हें रैंक कर देते हैं, आप कहते हैं ए जो है उसकी रैंक 1 है, बी जो है उसकी रैंक 2 है भागने के मामले में। तो ये आपने क्या किया, मैथमेटिकल नंबर को यूज करके दिखा दिया आपने अपनी ऑब्जर्वेशन। आपको तो पता था कि ए जो है तेज भागता है बी से, अब आपने उनकी रैंकिंग कर दी, ताकि हम न्यूमेरिकल फॉर्म में दिखा पाए कि हमने क्या नापा है। बस बिल्कुल यही जो है एसिम्प्टोटिक नोटेशंस करती हैं। ये क्या करती है, हमें मैथमेटिकल सिंबल्स तरीके दे देती है, ताकि हम लिख पाए कंपेयर करके, कि हमने जो है एल्गोरिदम्स को कंपेयर किया, कंपेयर करके अब हम उनकी रैंक बता रहे हैं कि किसका ग्रोथ रेट किससे ज्यादा है। ये रेट है, दिस इज RATE, मिसप्रिंटेड है ये। हम्म तो हम बता रहे हैं कि कौन सी एल्गोरिदम का जो है हमने कंपेयर करने के बाद ग्रोथ रेट ज्यादा पाया, किसकी ग्रोथ, किसके नंबर ऑफ ऑपरेशन ज्यादा बढ़ेंगे, कितने ज्यादा बढ़ेंगे, पहली वाली से दूसरी वाले के कितने ज्यादा है और कितने कम है। तो यही सब बताने के लिए हम जो कॉमनली यूज नोटेशन, जो आपको बार बार दिखेंगी DSA सब्जेक्ट में, आप जब भी जानेंगे, तो आपको 3 दिखेंगी। एक है बिग ओ नोटेशन, इसे ओ सिंबल से दिखाते हैं। ये आपने प्रीवियस स्लाइड में भी देखा होगा, यहाँ पे सारी जो है हमने ओ सिंबल से दिखा रखी है। हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ था कि ग्रोथ रेट को जो है हम ओ नोटेशन से दिखाते हैं। तो अब हम जो है यहाँ पे वो उसी ओ नोटेशन की बात कर रहे हैं। तो एक हम यूज करते हैं ओ नोटेशन। कैसे लिखा जाता है, पहले आप ये जान लीजिए, इसे बोलते हैं बिग ओ और बिग ओमिक्रॉन, इसीलिए इसका नाम जो है ओ पड़ा है। तो आप ऐसे लिखते हैं कि इसका ग्रोथ रेट जो है वो O1 है, या इसका ग्रोथ रेट जो है वो ON है, या ON² है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था, इस वाली स्लाइड में देख लीजिए, ऐसे दिखाया जाता है। ठीक है, दूसरी नोटेशन क्या है? दूसरी नोटेशन है बिग ओमेगा। ये ओमेगा का सिंबल होता है ऐसे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बना हुआ है। तो अभी जो हम लिख रहे थे ना कि इसकी जो है रेट O1 है, अब आप O की जगह यहाँ ओमेगा लगा देते हैं और ओमेगा के अंदर नंबर लिखते हैं, तो ये होती है ओमेगा नोटेशन। तीनों के अपने अपने काम है, अभी मैं बताऊंगी। ऐसे ही एक तीसरी होती है बिग थीटा नोटेशन। थीटा का सिंबल होता है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे आप ऐसे लिखते हैं थीटा और फिर ब्रैकेट में उसका नंबर लिखते हैं जो भी है। तो ये 3 तरह की नोटेशन जो है हमें याद रखनी है, और इनका सिंबल भी हमें जरूर जरूर याद रखना है। एक का सिंबल O, एक ये ओमेगा, और एक ये थीटा। अब ये तीनों क्यों यूज होती हैं, इसको फटाफट जान लेते हैं। देखिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था बेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस। अब आप एक बार उस कॉन्सेप्ट को रिकॉल करें, क्योंकि वही जो है यहाँ पे यूज होगा। बिग ओ नोटेशन क्या बताती है?
जब भी आप बिग ओ नोटेशन यूज करते हैं तो ये आपको बताती है अपर बाउंड। अपर बाउंड होता है वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यानी आपके एल्गोरिदम को मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना टाइम लग सकता है, कि इससे ज्यादा टाइम तो इस एल्गोरिदम को नहीं लगेगा। जैसे मान लीजिए आप कहते हैं कि हम एक एरे बनाएंगे, उसमें हम कुछ एलिमेंट्स रखेंगे, और अब हम इस पे लीनियर सर्च चलाएंगे और बोलेंगे इस एरे में एक एलिमेंट ढूंढ के बताओ। तो ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करा था कि मान लीजिए आपकी किस्मत बड़ी खराब है और यूजर ने वही वाला एलिमेंट आपको ढूंढने के लिए बोल दिया जो बाय कोइंसिडेंस बाय चांस लास्ट पोजीशन पे ही बैठा हुआ है। तो ये हो गया वर्स्ट केस, कि सबसे बुरा क्या हो सकता है, कि आपको शुरुआत से सर्च करते करते बिल्कुल लास्ट पोजीशन पे पहुंच जाना पड़ेगा और यहाँ जाके आपको जो है एलिमेंट मिलेगा। अब इससे आगे तो कुछ नहीं हो सकता ना, यहाँ पहुंचने के बाद आगे तो कुछ सर्च करने के लिए नहीं है। तो ये जो है हमारा लास्ट सर्चिंग पॉइंट है, तो हम कहते हैं यही वर्स्ट केस है हमारी एल्गोरिदम का। यानी ज्यादा से ज्यादा हमारी एल्गोरिदम को कितना टाइम लग सकता है, मैक्सिमम टाइम इतना लग सकता है कि अगर बिल्कुल जो है एलिमेंट लास्ट पोजीशन पे ही बैठा हो तो मैक्सिमम टाइम लग सकता है। तो ये जो बिग ओ नोटेशन होती है, ये इसी मैक्सिमम टाइम यानी वर्स्ट केस को शो करने के लिए दिखाई जाती है। तो अगर आप कभी ऐसा लिख रहे हैं कि हमारी जो एल्गोरिदम है उसका ग्रोथ रेट जो है ओ एन स्क्वायर है, ये इस एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि अगर उसका ग्रोथ रेट जो है ओ एन स्क्वायर है, तो आप कहते हैं कि इस एल्गोरिदम को आप चला लो, कितना भी बुरा से बुरा इनपुट डाल लो आप इसमें, जो उसको बिल्कुल लास्ट में जाके आपको चेक करना पड़े, तो भी एन स्क्वायर से ज्यादा इसमें ऑपरेशंस नहीं चलेंगे। एन मतलब मान लीजिए आपने एन जो है नंबर ऑफ इनपुट 4 डाल दिया, तो 4 का स्क्वायर 16, यानी आप कहते हैं 16 से आगे जो है इसके नंबर ऑफ ऑपरेशन नहीं जाएंगे। अगर आपने 5 डाल दिया तो 5 का स्क्वायर 25, यानी 25 से ज्यादा इसके ऑपरेशन आगे नहीं जाएंगे। तो आप बिग ओ को यूज करके बताते हैं वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है हमारी एल्गोरिदम की, इसी को कहते हैं अपर बाउंड। ऐसे ही अब इसका उल्टा होता है ओमेगा नोटेशन। ओमेगा नोटेशन आपको बताती है लोअर बाउंड यानी बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कि यही आपके इसमें अगर आपकी किस्मत इतनी अच्छी है कि यूजर ने ऐसा इनपुट आपको निकालने को बोल दिया, ऐसा नंबर सर्च करने को बोल दिया जो बिल्कुल पहली ही बारी में ही बैठा हुआ था, यानी आपने एक ऑपरेशन चलाया और आपको यहीं के यहीं मिल गया, तो ये था आपका बेस्ट केस। तो आप कहते हैं अगर बहुत अच्छी किस्मत हुई और दुनिया का बेस्ट इनपुट इस एल्गोरिदम में डाल दिया यूजर ने, तो कम से कम ये कितना टाइम लेगी, कि इससे कम में तो नहीं हो पाएगा। जैसे यहाँ आप कह सकते हैं कि अगर बेस्ट इनपुट भी डाला तो भी एक कंपैरिजन तो मुझे करना ही पड़ेगा, एक पोजीशन पे तो चेक करना ही पड़ेगा। तो एक से कम जो है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती। तो आप कहेंगे कि इसकी जो बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी है वो ये है कि ओमेगा, और यहाँ जो भी आपकी कॉम्प्लेक्सिटी आ रही होगी, कि कम से कम जो है इतना टाइम इसे लगेगा बेस्ट केस में, तेज से तेज भी ये इतना कर पाएगी। अब आ जाती है तीसरी नोटेशन बिग थीटा। थीटा कहती है कि आपको ओ भी पता चल गया, इससे हम अपर बाउंड यानी कि वर्स्ट केस ढूंढते हैं। ओमेगा से हम लोअर बाउंड यानी कि बेस्ट केस ढूंढते हैं। थीटा से हम दोनों ही केस बताएंगे। तो थीटा क्या कहती है, टाइट बाउंड, इसे टाइट बाउंड कहते हैं, वर्ड याद रखिए। ये क्या करती है, लोअर और अपर दोनों लिमिट बता देती है आपको ग्रोथ रेट की। यानी ये आपको पूरी बता देती है कि अगर आपके एक एरे में किसी यूजर ने सबसे अच्छा इनपुट डाल दिया तो आपको कम से कम एक कंपैरिजन तो करना ही पड़ेगा, और अगर बुरे से बुरा इनपुट डाल दिया तो इसमें जितने एलिमेंट होंगे, मान लो एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो आपको एन जितने कंपैरिजन तो करने ही पड़ेंगे। तो ये बता देती है आपका अपर बाउंड कि मैक्सिमम आपको कितना करना पड़ेगा, लोअर बाउंड यानी मिनिमम कितना पड़ेगा। तो ये बताता है थीटा नोटेशन। तो यही था हमारा एसिम्प्टोटिक नोटेशंस का कॉन्सेप्ट। आई होप जितनी भी टेक्निकल टर्म्स हमने आज डिस्कस करी है वो सबको अच्छे से समझ में आई होंगी। आगे की वीडियोस में मिलेंगे और डीएसए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक कीप वॉचिंग लॉजिक लिट लर्निंग, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियोस एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।